अर्जुन की स्पेस फोर्स उसके शी में समाहित हो गई थी और ये उसके सबसे मजबूत हथियारों में से एक थी, जिसे वो केवल तभी दिखाता जब वास्तव में जरूरत पड़ती। फिर भी मॉन्स्टर रेस के मास्टर जो अर्जुन के शी से घिरे हुए थे, वे अभी भी एक अजीब अदृश्य हत्या की प्रवृत्ति को अपने चारों ओर घूमते हुए महसूस कर सकते थे। परमजीत का रंग थोड़ा पीला पड़ गया था, जबकि कर्मा का चेहरा भी गंभीर हो गया। दोनों मॉन्स्टर रेस मास्टर ने उम्मीद नहीं की थी कि अर्जुन का शी का ज्ञान इतना गहरा होगा, और उसके शारीरिक बल और डिवाइन सेंस को याद करके वे कुछ समय के लिए हड़बड़ाकर कुछ करने की हिम्मत नहीं कर पाए। इसके विपरीत जो सराया का मालिक था, उसकी आंखें जो पहले कुछ उदास लग रही थी, अचानक आश्चर्य से चमक उठीं जब उसने अर्जुन की ओर देखा। तुरंत ही उसने अपना सिर उठाया और आसमान में हो रहे इस अजीब फेनोमेनन का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने लगा और हल्के से हवा सूंघने लगा। जल्द ही ऐसा लग रहा था कि उसने कुछ खोज लिया और उसकी आंखों में हैरानी झलक गई। रुक जाओ, उसने चिल्लाया, सभी शांत हो जाओ। अर्जुन ने उसे अजीब निगाहों से देखा। परमजीत गहरी भौहें चढ़ा रहा था। उसके चेहरे पर गुस्से की झलक थी। वो शिमरिंग मून सिटी का सिटी लॉर्ड था और इस जगह पर कोई भी उसके सामने दखल नहीं दे सकता था या उसे आदेश नहीं दे सकता था, और खासकर एक पुराने सराय के मालिक से नहीं। जब उसका डिवाइन सेंस इस बुजुर्ग व्यक्ति पर गया और उसने कोई कल्टिवेशन का निशान नहीं पाया, तो परमजीत और भी नाखुश हो गया। वरिष्ठ, तुम्हें यहां बोलने का अधिकार नहीं है, हट जाओ, कर्मा ने ठंडे स्वर में कहा। हां, सराय के मालिक ने बिल्कुल भी डर का संकेत नहीं दिखाया, बल्कि हल्की मुस्कान के साथ कर्मा की ओर गहरी नजरों से देखा। कर्मा ने तुरंत ही भौहें चढ़ाई, क्योंकि उसे सहज रूप से कुछ गलत लग रहा था। सराय के मालिक को शक की नजरों से देखते हुए उसने हिचकिचाते हुए पूछा, यंग लॉर्ड ने आपको पहले कहां से देखा है? आपका चेहरा कुछ परिचित क्यों लग रहा है? इतनी जल्दी कुछ क्लूज देख पाना सर आकाश के बेटे के लायक है। आपकी नजर वाकई असाधारण है, सराय के मालिक ने ताली बजाते हुए कहा, जैसे कोई एल्डर जूनियर की तारीफ कर रहा हो। इससे कर्मा का चेहरा और गहरा हो गया और उसने नीची आवाज में सवाल किया, आप कौन हैं? परमजीत भी चकित था। उसने कभी नहीं सोचा था कि अपने शहर के एक छोटे से सराया का मालिक किसी तरह की चौंकाने वाली पृष्ठभूमि रख सकता है। अगर इस बुजुर्ग के पास असाधारण स्थिति नहीं होती, तो वो कर्मा को इस तरह से संबोधित नहीं करता। इस स्थिति को देखकर अर्जुन खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाया। इस पुराने सराय के मालिक ने सभी का ध्यान आकर्षित कर दिया था, और ये अर्जुन के लिए इस स्थिति में स्वागत योग्य था। बेशक अर्जुन इस सराय के मालिक की उत्पत्ति के बारे में भी काफी उत्सुक था, जो स्पष्ट रूप से अपने शरीर से कोई एनर्जी फ्लक्चुएशन नहीं निकालता था। हालांकि चूंकि वो परमजीत और कर्मा के सामने बिना किसी डर के स्वतंत्र रूप से बात कर सकता था, यह स्पष्ट था कि यह बुजुर्ग व्यक्ति कोई सामान्य मॉन्स्टर रेस मास्टर नहीं था। बुजुर्ग व्यक्ति हल्की मुस्कान के साथ मुस्कुराया और फिर सभी की आंखों के सामने उसने एक चौंकाने वाला रूपांतरण दिखाया। उसकी टूटी फूटी कमर धीरे धीरे सीधी हो गई और उसका छोटा शरीर लंबा होने लगा। उसकी सूखी झुर्रियों भरी त्वचा एक स्वस्थ रंग में बदल गई और चेहरे की सभी लकीरें गायब हो गई। वो उस क्षण में कई दशक युवा लगने लगा। एक बूढ़े व्यक्ति से वो मध्य आयु के व्यक्ति में बदल गया। इसके अलावा जैसे ही उसके शरीर का आकार बदल रहा था, उसकी ऑरा भी पूरी तरह बदल गई। पहले जब कोई भी इस व्यक्ति को अपने डिवाइन सेंस से छूता, तो वो कोई एनर्जी फ्लक्चुएशंस महसूस नहीं करता और सोचता कि ये केवल एक पुराने मॉन्स्टर रेस व्यक्ति है जिसने कभी कल्टिवेशन नहीं की। लेकिन इस क्षण उसके शरीर से एक शक्तिशाली ऑरा निकल रही थी, और ये लगातार बढ़ती रही जब तक कि ये थर्ड ऑर्डर ओरिजिन रिटर्निंग रियल्म के शिखर तक नहीं पहुंच गई। यहां तक कि परमजीत या कर्मा की तुलना में भी ये मध्य आयु का व्यक्ति स्पष्ट रूप से श्रेष्ठ था। अर्जुन चकित होकर सराय के मालिक की ओर देखा,
लगभग अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। परमजीत और कर्मा भी स्तब्ध रह गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इस दुनिया में कोई इतना गहरा छुप सकता है। अगर सराय के मालिक ने स्वयं को प्रकट नहीं किया होता तो वहां मौजूद किसी ने भी उसकी गहराई को नहीं देखा होता। आप सर तारिक हैं? परमजीत ने सराय के मालिक के चेहरे को ध्यान से देखा और चौंकते हुए पुकारा। सराय के मालिक का चेहरा बदलने के बाद परमजीत ने उसे तुरंत पहचान लिया और उसकी आवाज कांपने लगी। चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। क्या वो वास्तव में सर तारिक है? असंभव। क्या लेडी ट्राइबल लॉर्ड ने स्वयं उन्हें नहीं मार दिया था? वो अब भी जीवित कैसे हैं? नहीं, ये सच है, वो सर तारिक ही है। जब सर सिटी लॉर्ड और मैं 200 साल पहले लेडी ट्राइबल लॉर्ड से मिलने महल गए थे, हम सौभाग्यशाली थे कि हमें उन्हें एक बार मिल पाने का अवसर मिला। उस समय वो अभी भी लेडी ट्राइबल लॉर्ड के पहले जनरल थे। सोचना कि ये सर तारिक है। अब चीजें बहुत ही रोचक हो गई है। चारों ओर से तरह तरह की पुकारें सुनाई दी, जिससे अर्जुन की भौहें थोड़ी सिकुड़ गई। वो स्पष्ट रूप से देख सकता था कि इस सराय के मालिक की काफी प्रतिष्ठा थी और यहां तक कि परमजीत भी उसके प्रति सम्मान दिखा रहा था। ये व्यक्ति कौन था? क्यों हर कोई कह रहा है कि वो रेड मून ट्राइबल लॉर्ड का सबसे मजबूत जनरल था, लेकिन साथ ही ये भी कह रहा है कि वो लेडी ट्राइबल लॉर्ड द्वारा मारा गया था? सच क्या है? अर्जुन दोनों ही भ्रमित और उलझन में था। तो ये सीनियर तारिक है। कर्मा ने गहरी सांस ली। किसी कारण से सीनियर परिचित लगे। कर्मा सीनियर तारिक को प्रणाम करता है। हालांकि दोनों ही थर्ड ऑर्डर ओरिजिन रिटर्निंग रियल्म के कल्टिवेटर्स थे। तारिक की सीनियोरिटी और स्टेटस किसी भी अन्य मॉन्स्टर रेस कल्टिवेटर से ऊंची थी। यहां तक कि यंग ट्राइबल लॉर्ड कर्मा भी शिष्टाचार में कोई लापरवाही नहीं कर सकता था। हां, यंग लॉर्ड कर्मा को इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं। आप मेरी मॉन्स्टर रेस के उभरते सितारे हैं और भविष्य में ओरिजिन किंग रियल्म तक पहुंचने का बड़ा अवसर रखते हैं। तारिक ने प्रशंसा की। कर्मा हल्की मुस्कान के साथ बोला, सीनियर तारिक के शब्द थोड़े गलत हैं। ये यंग लॉर्ड इतना बड़ा अवसर नहीं रखता, लेकिन निश्चित रूप से ब्रेक थ्रू करेगा। ये केवल समय की बात है। ये लड़का तो वाकई घमंडी है। अर्जुन ने उसे देखा और अपने आप ही हंस पड़ा। हालांकि ये नकारा नहीं जा सकता कि कर्मा के पास अपने आत्मविश्वास का समर्थन करने की पूंजी थी। तारिक ने बस धीरे से सिर हिलाया। हूं, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे उच्च लक्ष्य हासिल करने की शुभकामनाएं देता हूं। सर तारिक। परमजीत की माथे से ठंडी पसीने की बूंदें टपकने लगी जब उसने इस व्यक्ति की ओर देखा जो लगभग 200 सालों तक गायब था। फिर आसमान में हो रहे अजीब फेनोमेनन की ओर देखा। अंदर वास्तव में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? तारिक ने एक पल के लिए हिचकिचाते हुए कहा, मैं सटीक स्थिति नहीं जानता, लेकिन फिलहाल सबसे अच्छा होगा कि सभी धैर्य रखें और कोई हलचल न मचाएं। ये बूढ़ा मास्टर इस सराय का मालिक है, इसलिए उसे इसकी और इसके मेहमानों की रक्षा की जिम्मेदारी है। इसलिए मुझे आप सभी से निवेदन करना होगा कि इस बूढ़े मास्टर को कुछ सम्मान दें। सर तारिक ने कहा है तो हम प्रतीक्षा करेंगे। परमजीत ने सिर हिलाया। तारिक के सामने वो बिना सोचे समझे कुछ करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। और ये मानव? कर्मा अचानक अर्जुन की ओर मुड़ा और हंसते हुए बोला, क्या सीनियर तारिक भी उसकी सुरक्षा करना चाहते हैं? स्वाभाविक रूप से ये युवा भी मेरा मेहमान है। तारिक ने हल्के स्वर में जवाब दिया। हाँ, तो कर्मा सीनियर को सम्मान देगा, लेकिन ये केवल यही अभी के लिए है। उसने मेरी 2 मॉन्स्टर बीस्ट्स को मार दिया, इसलिए ये हिसाब तो पहले या बाद में चुकाना ही पड़ेगा। कर्मा ने अर्जुन की ओर आक्रामक रूप से देखते हुए हंसते हुए घोषणा की, मानव, यंग लॉर्ड को मौका मत देना, अन्यथा। अर्जुन ने तुच्छता से नाक भौंडी और कर्मा की धमकी की परवाह नहीं की। अभी प्रिया को किसी भी तरह से परेशान न होने देना उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। बाकी सब बाद में आ सकता था। अगर वे आसपास के तूफान को शांत कर सकें, चाहे वो कोई भी हो,
अर्जुन इससे ज्यादा की उम्मीद नहीं कर सकता था। लेकिन तारिक का उद्देश्य यहां वास्तव में क्या था? अर्जुन ने इस सराय के मालिक को देखते हुए सोचा। अभी अभी देखने वालों से अर्जुन ने धुंधले रूप से कुछ रहस्य सुने थे और जानता था कि यह तारिक पिछले 200 सालों से छुपा हुआ था। लेकिन अब उसने अचानक अपनी पहचान प्रकट कर दी और जानबूझकर उसे और प्रिया को ढक रहा था। ऐसा करने का उसका उद्देश्य क्या था? अर्जुन स्पष्ट रूप से यह नहीं मानता था कि तारिक ये सिर्फ अपने सराया के मेहमानों की रक्षा के लिए कर रहा है। जितने बड़े लोग होते हैं वे उतने ही चालाक हो जाते हैं। कोई भी ऐसे धार्मिक सिद्धांतों को इतना महत्व नहीं देता। अरे ये क्या खुशबू है? अचानक भीड़ में किसी ने उत्सुकता से कहा, यह कितनी ताजगी से भरी हुई खुशबू है, लगभग किसी पिल जैसी। क्या कोई अत्यंत उच्च गुणवत्ता वाली पिल तैयार की जा रही है? क्या यह फेनोमेनन एल्केमी के कारण हुआ हो सकता है? एक टिप्पणी ने हजारों तरंगे पैदा कर दी और हर कोई अपनी राय देने के लिए चीखने लगा। प्रिया की एल्केमी ने एक अविश्वसनीय रूप से प्रखर और भव्य फेनोमेनन पैदा किया था। लेकिन इसकी शुरुआती अवस्था में बहुत कम लोग इसे पहचानने में सक्षम थे। परमजीत और कर्मा जैसे व्यापक ज्ञान वाले मास्टर भी इसका कारण नहीं पहचान सके। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और एक तीव्र मेडिसिनल खुशबू फैलने लगी, सराया के अंदर क्या हो रहा था इसे अब छिपाया नहीं जा सकता था। जैसे ही पिल की खुशबू की तीव्रता बढ़ी, लगभग हर कोई आग भरी नजरों से सराया की ओर देखने लगा। सबने पहले ही समझ लिया था कि यह खुशबू इस साधारण से दिखने वाले सराया से उत्पन्न हो रही थी। लगभग हर उपस्थित कल्टीवेटर के चेहरे पर एक मोहित और नशे में डूबा हुआ भाव था। सिर्फ इस मेडिसिनल खुशबू को सूंघना ही लोगों को ज्ञान का एहसास दे रहा था। तो ऐसी पिल खाने का क्या प्रभाव होगा? और ऐसा कौन सा पिल हो सकता है जो इतनी प्रबल खुशबू पैदा करे और इतना आश्चर्यजनक दृश्य बनाए? कई कल्टीवेटर्स की आंखें धीरे धीरे आग जैसी और लालच से भर गई। अगर तारिक, परमजीत और अन्य मास्टर सराया के सामने खड़े न होते तो शायद ये पिल पाने के लिए भीड़ की धावा बोलने से सराया पहले ही नष्ट हो चुका होता। यंग लॉर्ड कर्मा, परमजीत ने चुपचाप कर्मा की ओर देखा और अपने डिवाइन सेंस के माध्यम से उसे संदेश भेजा, ये आकलन करते हुए कि उसके सामने का दृश्य वास्तव में एल्केमी के कारण हुआ था। ये बूढ़ा तारिक लगता है कि इस पिल पर एकाधिकार करना चाहता है। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने आज अपनी पहचान प्रकट करने में हिचकिचाहट नहीं दिखाई। 200 साल से छिपा रहने के बाद स्पष्ट रूप से बनने वाली ये पिल कोई मामूली चीज नहीं है। लेकिन मुझे नहीं पता कि इसे तैयार करने वाला ह्यूमन एल्केमिस्ट कौन है, कर्मा ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। तो हम, अगर वह इसे एकाधिकार करना चाहता है तो उसके पास क्षमता होनी चाहिए। 200 साल पहले वो रेड मून ट्राइबल लॉर्ड के क्रोध में था, लेकिन किसी तरह अपनी जान बचाकर छिप गया। अब जब उसने आज खुद को प्रकट कर दिया है, उसके अच्छे दिन खत्म हो गए। संभावना है कि अगर हम उसे मार भी दें, लेडी कावेरी हमें दोष नहीं देगी। अच्छा, हम यंग लॉर्ड कर्मा की मंशा के अनुसार कार्य करेंगे, परमजीत ने जवाब दिया। भले ही उसे कर्मा का तरीका पसंद न हो, यह नकारा नहीं जा सकता कि अब उसके साथ हाथ मिलाना उसका सबसे अच्छा विकल्प था। आखिरकार तारिक की प्रतिष्ठा बहुत मजबूत थी और अगर वो अकेले रहता तो परमजीत में तारिक से लड़ने की हिम्मत नहीं होती, और जो अंततः इस पिल को प्राप्त करेगा। ये शिमरिंग मून सिटी उसका क्षेत्र है, तो कर्मा उसके लिए कैसे मुकाबला कर सकता है? दोनों मॉन्स्टर रेस मास्टर ने फैसला किया था कि वे तब तक इंतजार करेंगे जब तक पिल पूरी तरह से तैयार न हो जाए। तारिक जैसे मास्टर द्वारा चाही गई पिल मूल्यवान न हो, ऐसा कैसे हो सकता है? चाहे जो भी हो, उन्हें इसे छीनना ही होगा। शायद इस पिल को ग्रहण करने के बाद वे एक ही झटके में थर्ड ऑर्डर ओरिजिन रिटर्निंग रियल्म को पार कर ओरिजिन किंग रियल्म तक पहुंच सकते थे। आखिरकार तारिक 200 साल से अधिक समय पहले थर्ड ऑर्डर ओरिजिन रिटर्निंग रियल्म के शिखर पर पहुंच चुके थे और मॉन्स्टर एम्परर स्टार पर
ट्राइबल लॉर्ड का दर्जा पाने के सबसे संभावित व्यक्ति के रूप में प्रसिद्ध थे। जब परमजीत और कर्मा चुपचाप संवाद कर रहे थे, तारिक ने उन्हें अनजाने में देखा और हल्की मुस्कान दी। नौजवान, क्या तुम अपने पुराने मित्र से मिलने महल नहीं जाना चाहते? तारिक ने अचानक अर्जुन को डिवाइन सेंस संदेश भेजा। हूं, वरिष्ठ, बल्कि सीनियर तारिक के पास क्या सलाह है? अर्जुन ने उसे शक की निगाहों से देखा, ये सोचते हुए कि दूसरे पक्ष ने अचानक ऐसा क्यों कहा। मेरे पास सलाह जैसी कोई बढ़ा चढ़ा कर बात नहीं है, लेकिन इस बूढ़े मास्टर के पास एक तरीका है जिससे तुम महल में सुरक्षित प्रवेश कर सको। सच में? अर्जुन की आंखें चमक उठीं। बिल्कुल, लेकिन इस विधि में कुछ जोखिम है। अगर तुम इस बूढ़े मास्टर पर विश्वास करते हो तो ये बूढ़ा मास्टर तुरंत कार्य करेगा, नहीं तो बस मानो मैंने कुछ कहा ही नहीं। हाँ, जूनियर और सीनियर अभी अभी मिले हैं। एक दूसरे पर विश्वास करना या न करना जरूरी नहीं। अर्जुन अब वो युवा नहीं था जो आसानी से किसी अपरिचित पर भरोसा कर ले। ऐसी चिंताएं होना स्वाभाविक है, लेकिन ईमानदारी से कहूं तो इस तरीके में इस बूढ़े मास्टर के लिए भी कुछ जोखिम है। अगर तुम इस बूढ़े मास्टर के साथ सहयोग कर सको तो ये बूढ़ा मास्टर वादा करता है कि जब तक ये जीवित है तुम्हें कोई हानि नहीं होगी। अर्जुन ने हल्की भौहें चढ़ाई, लेकिन एक पल विचार करने के बाद कहा, क्या सीनियर पहले अपना योजना स्पष्ट कर सकते हैं? बिल्कुल, तारिक ने आसानी से सहमति दी, बिना किसी मोलभाव के, और सीधे अर्जुन को अपनी योजना समझाई। अर्जुन ने जब सुन लिया तो उसकी भौहें और भी गहरी हो गई। वास्तव में कुछ जोखिम है, लेकिन सीनियर ने यह मामला स्पष्ट रूप से सोच रखा है। हालांकि अगर हम सीनियर की योजना के अनुसार कार्य करते हैं, क्या हम सीनियर सिस्टर और जूनियर भाई अपनी स्वतंत्रता बनाए रख पाएंगे? तो तुम इनकार कर रहे हो? तारिक ने निराशा के साथ पूछा। नहीं, मैं मानता हूं सीनियर स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकते हैं, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। तारिक ने उसे आश्चर्य से देखा। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि अर्जुन इतनी जल्दी मान जाएगा। हालांकि तारिक को असफलता की चिंता नहीं थी और उसे पूरा विश्वास था कि वो अर्जुन को रेड मून ट्राइबल लॉर्ड के महल तक पहुंचाने में सक्षम होगा। लेकिन अर्जुन और सराया में एल्केमी करने वाली महिला के लिए यह जरूरी नहीं कि कोई भला काम हो। तारिक इस बात के लिए तैयार था कि उसे अस्वीकृति मिल सकती है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से अर्जुन ने आसानी से सहमति दे दी। तारिक ने अर्जुन को अजीब भाव से देखा, गुप्त रूप से सोचते हुए कि ये ह्यूमन लड़का सच में बहुत निडर है। लेकिन चूंकि उसने पहले ही सहमति दे दी थी, इसलिए अब ये उसकी चिंता का विषय नहीं था। ऐसा सोचते हुए तारिक ने हल्की मुस्कान दी और जोर से कहा, यह पिल स्पष्ट रूप से अभी भी रिफाइनिंग के चरण में है, फिर भी इसका प्रेरित फेनोमेनन पहले ही इतना भव्य है, इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं कि ये एक सुप्रीम पिल होगी। और इस खुशबू की प्रबलता से अनुमान लगाते हुए ये पिल कम से कम ओरिजिन ग्रेड की होनी चाहिए। सर, तारिक की बात सही लगती है, परमजीत ने कैजुअली सहमति दी, ये समझे बिना कि तारिक क्या योजना बना रहे हैं। मुझे लगता है कि केवल लेडी ट्राइबल लॉर्ड ही ऐसी पिल का मालिक बनने के योग्य है। सिटी लॉर्ड परमजीत क्या सोचते हैं? तारिक मुस्कुराते हुए देखा। सच में, परमजीत ने और गहरी भौहें चढ़ाई, हल्का सा गलत होने का एहसास करते हुए। इस पिल को रिफाइनिंग करने वाला एल्केमिस्ट भी निश्चित रूप से ग्रैंड मास्टर स्तर का होना चाहिए। परमजीत ने सिर हिलाया। उसके दिल में एक बुरा पूर्वाभास उठते हुए अचानक समझ गया कि तारिक क्या संकेत दे रहे हैं। लेडी ट्राइबल लॉर्ड हमेशा ऐसे प्रतिभाओं को बहुत महत्व देती रही है और महल ने उन्हें सालों से भर्ती करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लगता है कि अब तुम्हारे लिए सौभाग्य आया है कि ऐसी प्रतिभा शिमरिंग मून सिटी में प्रकट हुई है। परमजीत, तुम्हारी चतुराई के साथ निश्चित रूप से तुम जानते हो कि अगला कदम क्या होगा। तारिक ने मुस्कुराते हुए परमजीत की ओर देखा। परमजीत ने गंभीर चेहरा बनाए रखते हुए जोर से कहा, आपकी सलाह के लिए धन्यवाद। सर,
ये परमजीत समझ गया, जब ये ग्रांड मास्टर इस पिल को रीफाइनिंग पूरा कर लेगा, मैं उसे सीधे लेडी ट्राइबल लॉर्ड के महल में पर्सनली एस्कॉर्ट करूंगा। जब तक तुम लेडी ट्राइबल लॉर्ड को प्रसन्न कर सको, तुम्हें मिलने वाला इनाम छोटा नहीं होगा, तारिक ने हंसते हुए कहा। यह सुनकर परमजीत की आंखें चमक उठीं और उसने अधिक प्राकृतिक मुस्कान के साथ जल्दी से मुट्ठियां जोड़कर कहा, सौभाग्य से सर के पास इतनी दूरदर्शिता है। ऐसा कहते हुए उसने जोर से चिल्लाया, आओ। मॉन्स्टर रेस के मास्टर्स का एक समूह तुरंत दौड़ पड़ा। यहां मौजूद सभी अनावश्यक लोगों को हटा दो और जो कोई भी इस सराया के 100 मीटर के दायरे में आने की हिम्मत करे, उसे मार दो। अंदर के एल्केमी ग्रांड मास्टर को कोई भी परेशान न करे। हां, पास में कर्मा चकित होकर ठिठक गया, जिस समझौते पर उसने अभी अभी परमजीत के साथ चुपचाप पहुंच बनाया था, उसे तारिक के कुछ शब्दों ने नष्ट कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि परमजीत पूरी तरह से तारिक के पक्ष में बदल गया और सराया के अंदर के एल्केमिस्ट की सुरक्षा के लिए खुद ही गार्ड्स प्रदान करने की पहल की। तारिक का रीफाइनिंग हो रही पिल पर कोई लालच नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था कि वो इस एल्केमी ग्रांड मास्टर को महल तक पहुंचाने का इरादा रखते थे। मॉन्स्टर रेस एल्केमी में प्रवीण नहीं थे, ये एक ज्ञात तथ्य था। हालांकि जबकि ह्यूमंस को मॉन्स्टर एम्परर स्टार पर दबाया जा सकता था, एल्केमी में माहिर मास्टर्स अक्सर प्रकट होते थे। रेड मून ट्राइबल लॉर्ड अपने क्षेत्र में ह्यूमंस की रक्षा करती थी और उन्हें कुछ विकास की जगह देती थी, क्योंकि वह इन ह्यूमंस की विशेष प्रतिभाओं को प्राप्त करना चाहती थी। एल्केमिस्ट्स, आर्टिफैक्ट रिफाइनर्स आदि हर 10 साल में रेड मून टेरिटरी में एल्केमी और आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग प्रतियोगिताएं आयोजित होती थी, और जो ह्यूमंस वहां उत्कृष्ट प्रदर्शन करते थे, वे अपनी नीच स्थिति से ऊपर उठकर महल में जा सकते थे और ट्राइबल लॉर्ड की सेवा कर सकते थे। कावेरी का महल वर्षों से लगातार ऐसी प्रतिभाओं को भर्ती करता रहा था, और एक एल्केमी ग्रांड मास्टर जो ऐसी पिल को रिफाइन करने में सक्षम हो, जो इतना चौंकाने वाला फेनोमेनन पैदा करे, वो निस्संदेह रेड मून ट्राइबल लॉर्ड की अत्यधिक कृपा पाने वाला होता। दूसरे शब्दों में ऐसा प्रतीत होता था कि सराया में मौजूद ग्रांड मास्टर को रेड मून ट्राइबल लॉर्ड की सुरक्षा प्राप्त थी। भले ही कर्मा साहसी हो, रेड मून टेरिटरी में वो रेड मून ट्राइबल लॉर्ड का विरोध करने की हिम्मत नहीं कर सकता था, क्योंकि इसका मतलब होता कि वो रेड मून टेरिटरी के सभी मास्टर्स का विरोध कर रहा है। फौरन वो केवल एक दर्शक बनकर रह गया। कर्मा को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने अभी अभी एक मक्खी निगल ली हो। शिमरिंग मून सिटी के कई मॉन्स्टर रेस मास्टर्स को सराया के चारों ओर इकट्ठा होते देखकर अर्जुन मुस्कुराया। उसे महल जाने से डर नहीं था, भले ही रेड मून ट्राइबल लॉर्ड ओरिजिन किंग रियल मास्टर हो। जब तक उसे अवसर मिले, अपनी दांव ऑफ स्पेस की क्षमताओं के साथ वो जब चाहे छोड़ सकता था। ये कहने की जरूरत नहीं कि वो स्वयं एक एल्केमी ग्रांड मास्टर भी था। उसकी वर्तमान एल्केमी कौशल प्रिया से भी उच्च थी, और वो ओरिजिन किंग ग्रेट स्पिरिट पिल्स को रिफाइन कर सकता था। अगर उसकी कला प्रकट हो गई तो रेड मून ट्राइबल लॉर्ड शायद उसे एक सम्मानित अतिथि के रूप में देखती। आखिरकार ओरिजिन किंग ग्रेड एल्केमिस्ट्स अत्यंत दुर्लभ होते हैं, पूरे स्टार फील्ड में भी, और मॉन्स्टर एम्परर स्टार के लिए ऐसा एल्केमी ग्रांड मास्टर पहले कभी नहीं देखा गया। नौजवान, ये बूढ़ा मास्टर केवल यहीं तक तुम्हारी मदद कर सकता है। महल में क्या होगा, ये तुम्हारे अपने साधनों पर निर्भर है। हालांकि ये बूढ़ा मास्टर तुम्हें पहले चेतावनी देता है, अगर तुम्हें जीवित रहना है तो वहां पहुंचकर ज्यादा दुस्साहसी मत बनो। तारिक ने अर्जुन की ओर देखते हुए फुसफुसाया। अर्जुन ने टिप्पणी नहीं की, बल्कि रुचि से पूछा। सीनियर तारिक इस समय अपनी पहचान प्रकट करने में हिचकिचा नहीं रहे थे, सिर्फ हमारी सीनियर सिस्टर और जूनियर भाई की जोड़ी की मदद करने के लिए। तो आपका असली उद्देश्य क्या है? अगर संभव हो तो बता सकते हैं। स्वाभाविक रूप से ये सिर्फ आपकी मदद करने के लिए नहीं था। मैं बस इस अवसर का उपयोग करके महल लौटना चाहता था और लेडी ट्राइबल लॉर्ड से क्षमा मांगना चाहता था। तारिक के चेहरे पर एक वीरान भाव चमक गया।
अर्जुन ने भौहें उठाई जब उसे अचानक याद आया कि मॉन्स्टर रेस के दर्शक कह रहे थे कि तारिक को 200 साल पहले लेडी ट्राइबल लॉर्ड ने खुद मार दिया था। अब ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो जीवित और ठीक थे। स्पष्ट रूप से तारिक और रेड मून ट्राइबल लॉर्ड के बीच कुछ हुआ था। कम से कम अफवाहें गलत थी और तारिक को रेड मून ट्राइबल लॉर्ड ने नहीं मारा। शायद कावेरी ने उसे उस समय जाने दिया था। हालांकि अर्जुन को दूसरों का इतिहास खोजना में रुचि नहीं थी और बस सिर हिलाया। अगर ऐसा है तो ये सिर्फ अस्थाई सहयोग है। हर कोई जो चाहिए उसे प्राप्त करेगा। महल लौटने के अलावा ये बूढ़ा मास्टर तुमसे एक और चीज में मदद मांगना चाहता है। तारिक ने अचानक कुछ शर्मिंदगी के साथ कहा। क्या? मैं आपकी सीनियर सिस्टर से सहायता मांगना चाहता हूं एक पिल बनाने के लिए। तारिक ने स्पष्ट रूप से कहा, जल्दी से जोड़ते हुए, आप निश्चिंत रहें। मैंने सभी आवश्यक सामग्री इकट्ठा कर ली है और केवल इन्हें उपयुक्त पिल में रिफाइन करने की आवश्यकता है। उसके बाद मैं उदार पारिश्रमिक दूंगा। इस पर समय आने पर बात करेंगे। ये सीनियर सिस्टर के मूड पर निर्भर करेगा। शायद वो तुम्हारी मदद करने को तैयार हो जाए। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। यह बदमाश लड़का नदी पार करने के बाद पुल तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तारिक ने अनायास अपनी आंखें घुमाई। समय के साथ फेनोमेनन और प्रबल होता गया और ज्यादा समय नहीं बीता कि ऐसा लगा जैसे एक विशाल वॉर्टेक्स पूरे आकाश को ढक रहा है और इस प्रक्रिया में डरावनी मात्रा में वर्ल्ड एनर्जी को अपने में समेट रहा है। ऐसा दृश्य उस वर्ल्ड एनर्जी के बैप्टाइज के समान ही प्रबल था जो कोई कल्टिवेटर ओरिजिन रियल में प्रवेश करते समय अनुभव करता, संभवतः उससे भी अधिक तीव्र। चाहे जो भी हो, किसी ने भी ये विश्वास नहीं किया कि एक सामान्य पिल रिफाइनमेंट इतना चौंकाने वाला दृश्य उत्पन्न कर सकता है। सभी और अधिक उत्सुक हो गए, ये सोचते हुए कि सराया के अंदर मौजूद ग्रैंड मास्टर किस प्रकार की पिल को रिफाइन कर रहा है। हालांकि प्रबल मेडिसिनल फ्रेग्रेंस ने उन्हें यह समझने में मदद की कि ये अनरिफाइंड पिल कम से कम ओरिजिन ग्रेड की है। मॉन्स्टर एम्परर स्टार पर ओरिजिन ग्रेड एल्केमिस्ट्स की संख्या केवल दर्जन भर ही थी और सबसे कुशलों ने ओरिजिन ग्रेड हाइन तक पहुंचा था। मॉन्स्टर एम्परर स्टार पर भी इस ग्रैंड मास्टर के केवल ह्यूमन होने के बावजूद कोई भी मॉन्स्टर रेस कल्टिवेटर उसे सम्मान न देने की हिम्मत नहीं करता था। ह्यूमंस का कल्टिवेशन स्टार पर वास्तव में निम्न दर्जा था, लेकिन सच में प्रतिभाशाली लोग अत्यंत उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकते थे। यह पोलराइजेशन काफी चौंकाने वाली थी। यह सब रेड मून ट्राइबल लॉर्ड के बुद्धिमान नेतृत्व के कारण संभव हुआ। यदि उसने ह्यूमन रेस से प्रतिभाओं को समर्पित रूप से भर्ती नहीं किया होता तो रेड मून टेरिटरी आज जितना शक्तिशाली है उतना नहीं होता। मॉन्स्टर एम्परर स्टार के 10 क्षेत्रों में रेड मून टेरिटरी निश्चित रूप से शीर्ष 3 में था। समझना जरूरी है कि 1000 साल पहले रेड मून टेरिटरी मॉन्स्टर एम्परर स्टार पर सबसे कमजोर क्षेत्र था। रेड मून ट्राइबल लॉर्ड ने केवल 1000 साल में इस स्थिति को पलट दिया और माना जाता है कि समय के साथ रेड मून टेरिटरी मॉन्स्टर एम्परर स्टार के सभी क्षेत्रों में सबसे शक्तिशाली क्षेत्र बन जाएगा। जो मॉन्स्टर रेस कल्टिवेटर्स केवल ये नाटक देख रहे थे, उनसे अलग अर्जुन भी एक एल्केमिस्ट था और हवा में मौजूद मेडिसिनल फ्रेग्रेंस तथा आकाश में फेनोमेनन से वो सीनियर के पिल रिफाइनमेंट की प्रगति का आकलन कर सकता था। वो वर्तमान में वॉर्टेक्स में हो रहे परिवर्तनों और मेडिसिनल फ्रेग्रेंस की तीव्रता पर गहरी नजर बनाए हुए था और चुपचाप प्रिया के लिए चिंतित महसूस कर रहा था। यह पहली बार था जब प्रिया ने ऐसी गोली तैयार की थी जिससे पिल क्लाउड्स बने थे। अगर वो सफल होती तो उसकी एल्केमी स्किल्स में जबरदस्त उछाल आता और उसकी स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन के साथ इस बार की एल्केमी निश्चित रूप से उसे कुछ खास समझ प्रदान करती, जिससे वो मार्शल दांव और हेवनली वे की अपनी समझ में बड़ी प्रगति कर पाती। इस बार जो अनुभव और अंतर्दृष्टि उसे मिलती वो सिस्टर के लिए बेहद महत्वपूर्ण थी। अर्जुन ने इस बात को सबसे अधिक महत्व दिया, इसलिए उसने अपनी डिवाइन सेंस को फैलाकर पूरे सराया को ढक लिया ताकि कोई भी शरारत या गड़बड़ी न कर सके।
सौभाग्य से तारिक और परमजीत जैसे मास्टर्स की मौजूदगी में और इतने सारे मॉन्स्टर रेस ओरिजिन रियल्म के कल्टिवेटर्स की निगरानी के कारण किसी ने भी कोई परेशानी खड़ी करने की हिम्मत नहीं की। औषधि की सुगंध और भी गहरी होती जा रही है। लगता है परिष्करण अब खत्म होने वाला है। आखिर कैसी गोली बनाई जा रही है? सिर्फ इसकी खुशबू सूंघकर ही मेरा बॉटलनेक थोड़ा ढीला हो गया। आसपास के कल्टिवेटर्स आपस में चर्चा कर रहे थे, लेकिन कोई भी ये नहीं समझ पा रहा था कि आखिर कैसी गोली तैयार हो रही है। उसी समय आसमान में ऊपर घूम रहा विशाल भंवर अचानक फिर से बदल गया, मानो सराया के अंदर से कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो और वो पागलों की तरह संचित वर्ल्ड एनर्जी को अपनी ओर खींचने लगा। वो विशाल भंवर तेजी से घूमते हुए नीचे की ओर खींचकर एक फनल कीप के आकार में बदल गया। सिर्फ आधे कप चाय जितने समय में ही वो भंवर गायब हो गया और इकट्ठा हुई वर्ल्ड एनर्जी भी पूरी तरह से लुप्त हो गई। यहां तक कि हवा में फैली औषधीय सुगंध भी तेजी से गायब हो गई। सराया के अंदर सब कुछ शांत हो गया। क्या यह सफलता थी या असफलता? अनगिनत कल्टिवेटर्स अपनी गर्दनें उठाकर चारों ओर देखने लगे, ये जानने के लिए कि सराया के अंदर ग्रैंड मास्टर द्वारा किए गए इस एल्केमी का अंतिम परिणाम क्या रहा। उन्हें यह नहीं पता था कि यह ग्रैंड मास्टर बूढ़ा है या जवान, पुरुष है या महिला, लेकिन अजीब तरह से भीड़ में मौजूद हर व्यक्ति चाहता था कि यह एल्केमी सफल हो, और अनजाने में ही सभी के मन में हल्की घबराहट भी थी। सिर्फ साधारण कल्टिवेटर्स ही नहीं, बल्कि परमजीत, तारिक और कर्मा भी ऐसा ही महसूस कर रहे थे। भले ही वे शांत दिख रहे थे, लेकिन उनकी आंखों की चमक उनके असली विचारों को जाहिर कर रही थी। केवल अर्जुन ने थोड़ी देर चुपचाप जांच करने के बाद हल्की मुस्कान दी। परिष्करण सफल रहा। सिस्टर की एल्केमी प्रतिभा को देखते हुए जब उसे कोई बाधा नहीं मिली तो उसका सफल होना स्वाभाविक ही था। हालांकि अब उसे अपने प्राप्त अनुभवों और समझ को व्यवस्थित करने के लिए कुछ समय की आवश्यकता थी। अर्जुन ने भीड़ को स्थिति स्पष्ट नहीं की और बस चुपचाप पहरा देते हुए इंतजार करता रहा। एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए। कई कल्टिवेटर्स जो सिर्फ तमाशा देखने आए थे, इतने लंबे इंतजार से ऊब गए और चुपचाप वहां से चले गए। आखिर में केवल वही मास्टर्स रह गए जो किसी न किसी तरह इस मामले से जुड़े हुए थे। तारिक समय समय पर अर्जुन की ओर देखता, मानो उसके हाव भाव से कुछ सुराग निकालना चाहता हो, लेकिन उसकी निराशा के लिए अर्जुन का चेहरा बिल्कुल भी पढ़ा नहीं जा सकता था। कुछ समझ न आने पर तारिक बस धैर्य से इंतजार करता रहा। देखते ही देखते 5 दिन बीत गए, फिर भी सराया के अंदर कोई हलचल नहीं हुई। इतना लंबा इंतजार करने के बाद कोई भी अधीर हो जाता। बस बहुत हुआ। कर्मा अचानक चिल्लाया, लगता है सराया के अंदर का एल्केमिस्ट असफल हो गया है और अब हमसे मिलने बाहर आने की हिम्मत नहीं कर रहा। सीनियर परमजीत, अपने लोगों को आदेश दे कि उसे तुरंत पकड़ ले। पकड़ ले? किसे पकड़े? अर्जुन ने आंखें सिकोड़ते हुए सख्ती से कहा, किसकी हिम्मत है? कर्मा ने ठंडे स्वर में हंसते हुए कहा, मानव, तुम्हें लगता है तुम कहां खड़े हो? क्या अभी भी सोचते हो कि यहां क्या होगा ये तुम तय कर सकते हो? सीनियर परमजीत, ये व्यक्ति बहुत घमंडी है, आपको बिल्कुल भी सम्मान नहीं देता। अगर आप कार्रवाई नहीं करते तो ये यंग लॉर्ड इस मौके का फायदा उठाकर अपने पुराने हिसाब इससे चुकता कर लेगा। परमजीत ने भौहें सिकोड़ ली। समझ नहीं पा रहा था कि इस स्थिति में क्या करें, और अनजाने में तारिक की ओर सलाह के लिए देखा। यह देखकर तारिक ने बस हल्के से कहा, भले ही इस ग्रैंड मास्टर का यह परिष्करण असफल रहा हो, लेकिन सिर्फ एल्केमी करते हुए इतना बड़ा दृश्य उत्पन्न करना उसकी असाधारण क्षमता को दर्शाता है। लेडी ट्राइबल लॉर्ड ऐसे प्रतिभाशाली लोगों की सबसे अधिक कद्र करती है। यह सुनकर परमजीत अचानक समझ गया और दृढ़ता से सिर हिलाया। सर तारिक सही कह रहे हैं। इस सिटी लॉर्ड ने कभी किसी को एल्केमी करते हुए ऐसा दृश्य उत्पन्न करते नहीं देखा। इस प्रतिभा को सुरक्षित रूप से लेडी ट्राइबल लॉर्ड के पास ले जाना ही होगा।
जैसे ही सभी आपस में बात कर रहे थे, उसी समय सराया के अंदर से अचानक कदमों की हल्की आवाज सुनाई दी। सभी के चेहरे बदल गए और उन्होंने तुरंत उस दिशा में देखा जहां से आवाज आई थी। अर्जुन के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो तेजी से आगे बढ़ा। कुछ ही क्षणों बाद एक खूबसूरत और आकर्षक आकृति सराया से बाहर आई। उस महिला की कमर पतली थी और उसकी त्वचा निर्दोष जेड जैसी सफेद, कोमल और मुलायम थी। कर्मा के मन में पहले इस तथाकथित ग्रैंड मास्टर के प्रति काफी दुश्मनी थी। वो तो उसे जल्दी मार डालना चाहता था, लेकिन जब उसने इस आकृति को देखा तो वो चौंक गया और उसकी आंखें तुरंत उसे ध्यान से परखने लगी। 1000 आइज ट्राइबल लॉर्ड के यंग लॉर्ड होने के कारण कर्मा का जन्म ऊंचे दर्जे में हुआ था और अपनी विशेष कल्टीवेशन आर्ट की वजह से उसके आसपास मॉन्स्टर रेस और ह्यूमन रेस दोनों की सुंदर स्त्रियों की कोई कमी नहीं थी। फिर भी जब उसने इस महिला को देखा तो उसकी आंखें अनायास ही चमक उठीं। सिर्फ उसकी काया ही इतनी मनमोहक थी कि कर्मा सच में जानना चाहता था कि उसका चेहरा कैसा होगा। जैसे ही उसने अपनी नजर ऊपर उठाई, कर्मा अनायास ही भौहें सिकोड़ बैठा। इस महिला ने अपने चेहरे को काले घूंघट से ढक रखा था, जिससे वो उसका असली चेहरा नहीं देख पा रहा था। हालांकि उसकी साफ और निर्दोष आंखें, जो दुनिया के सबसे शुद्ध रत्नों जैसी थी, तुरंत उसका ध्यान अपनी ओर खींच रही थी। उसके सफेद माथे पर एक छोटा सा नीलम जड़ा हुआ था, जो उसकी सुंदरता को और भी उभा रहा था। यह प्रिया के बारे में कर्मा की पहली छाप थी। उसकी पवित्रता किसी साफ पहाड़ी झरने जैसी थी, जिसने कर्मा के दिल में आग जला दी और उसके मन में उसे अपनी रंगत में रंगने, उसकी इस पवित्रता को भंग करने की तीव्र इच्छा पैदा कर दी। जब उसने दोबारा ध्यान से देखा तो कर्मा को अचानक लगा कि उसका चेहरा ढकने वाला काला घूंघट अब उसे खटक नहीं रहा, बल्कि उसकी पहले से ही पवित्र आभा में और भी निखार ला रहा है, उसे एक नए स्तर पर पहुंचा रहा है। अगर ये घूंघट उसके चेहरे को न ढकता तो शायद ये पवित्र सुंदरता उतनी आकर्षक नहीं लगती। ठीक इसी वजह से कि कोई उसका असली चेहरा नहीं देख सकता, वो देखने वालों के मन में और भी अधिक जिज्ञासा पैदा कर रही थी। कर्मा की रुचि पूरी तरह जाग उठी और उसके होठों के कोने पर हल्की मुस्कान उभर आई, जबकि उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक कौंध गई। मुझे माफ करना, जूनियर। प्रिया थोड़ी घबराई हुई दिखी और धीरे से माफी मांगी। जब वो एल्केमी कर रही थी, तब उसने सराया के बाहर कुछ हलचल जरूर महसूस की थी, लेकिन क्योंकि उसका पूरा ध्यान अपने परिष्करण पर केंद्रित था, उसने उस पर ध्यान नहीं दिया। एल्केमी खत्म करने के बाद ही उसे समझ आया कि बाहर क्या हुआ था। इस पिल को बनाने से इतना बड़ा हंगामा खड़ा हो गया था, इसलिए यह स्वाभाविक था कि इतने सारे लोग जिज्ञासा के कारण यहां इकट्ठा हो गए। अब बाहर इतने सारे लोगों को देखकर और अर्जुन को उनके सामने खड़ा देखकर वो तुरंत समझ गई कि उसकी एल्केमी के दौरान उसने उसके लिए कितना दबाव सहा था। ऐसी बातें मत कहो, सीनियर सिस्टर की वजह से ही हम जल्द ही पैलेस में प्रवेश कर पाएंगे। अर्जुन मुस्कुराया, उसका छोटा सा हाथ पकड़कर उसे तारिक के पास ले गया। ये देखकर कर्मा की आंखें हल्की सिकुड़ गई और अर्जुन की ओर उसका नजरिया और भी अधिक शत्रुतापूर्ण हो गया, मानो कोई चीज जिसे वह अपना मान चुका था उसे किसी और ने छू लिया हो। एक महिला? परमजीत हैरान रह गया। जब प्रिया बाहर आई तो वहां पहरा दे रहे मॉन्स्टर रेस के सभी मास्टर्स स्तब्ध रह गए। उनमें से किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि सराया के अंदर का एल्केमी ग्रैंड मास्टर वास्तव में एक महिला होगी, और वो भी इतनी सुंदर, पवित्र और युवा। उनकी कल्पना में जो भी एक सम्मानित एल्केमी ग्रैंड मास्टर बन सकता है, वो एक बूढ़ा व्यक्ति होता है जिसके बाल सफेद हो चुके हों। जब हकीकत उनकी कल्पना से इतनी अलग निकली तो उनका हैरान होना स्वाभाविक था। परमजीत अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था और अनजाने में पुष्टि के लिए तारिक की ओर मुड़ गया। संदेह करने की जरूरत नहीं है, वही ग्रैंड मास्टर है। हाँ,
ये इस मानव लड़के के साथ ही यहां आई थी। तारिक ने हल्के स्वर में कहा। यह सुनकर परमजीत पूरी तरह आश्वस्त हो गया और जल्दी से 2 कदम आगे बढ़कर हाथ जोड़कर बोला, शिमरिंग मून सिटी का सिटी लॉर्ड परमजीत ग्रांड मास्टर को प्रणाम करता है। ग्रांड मास्टर ने बहुत परिश्रम किया है। उसके चेहरे पर जितनी विनम्र मुस्कान हो सकती थी वो उसने ओढ़ रखी थी। प्रिया पहले थोड़ी घबरा गई, लेकिन जल्दी ही संभल गई और एक सुंदर झुकाव के साथ बोली, सर सिटी लॉर्ड, आप बहुत विनम्र हैं। ग्रांड मास्टर का खिताब इस युवती के योग्य नहीं है। उसकी आवाज साफ और मधुर थी, जिसने अनगिनत मॉन्स्टर रेस कल्टिवेटर्स को मोहित कर दिया। इतनी पवित्र, इतनी सुरीली आवाज और एल्केमी में इतनी निपुण ऐसी मानव स्त्री। दोनों जातियों के बीच भेदभाव चाहे जो भी हो, ऐसी महिला के पीछे कोई भी दीवाना होकर पड़ सकता था। दुर्भाग्य से जब उन्होंने अर्जुन को प्रिया का छोटा हाथ पकड़े देखा तो हर मॉन्स्टर रेस पुरुष की आंखों में ईर्ष्या की चमक उभर आई, मानो तीखे तीर हो जो अर्जुन को छलनी कर देना चाहते हों, ताकि उनके दिल की जलन शांत हो सके। प्रिया की विनम्रता पर परमजीत हंस पड़ा और जल्दी से बोला, ठीक है युवती, मैं तुम्हें परिचय कराता हूं। ओरिजिन किंग रियल्म के नीचे हमारे मॉन्स्टर रेस के सबसे शक्तिशाली मास्टर, हां, ये रेड मून ट्राइबल के पूर्व प्रथम जनरल भी रह चुके हैं, सर तारिक। नमस्कार सीनियर तारिक। प्रिया ने फिर से झुककर अभिवादन किया। तारिक मुस्कुराया और बोला, युवती को इतना संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। इस बूढ़े के लिए तो ऐसे महान दृश्य का साक्षी बनना ही सम्मान की बात है। उसे अभी प्रिया से मदद भी लेनी थी, इसलिए वो ज्यादा घमंडी स्वर अपनाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। और ये है 1000 आइस ट्राइबल लॉर्ड के यंग मास्टर, यंग लॉर्ड कर्मा। परमजीत ने आगे कर्मा की ओर इशारा करते हुए परिचय कराया। कर्मा एक कदम आगे बढ़ा और एक विनम्र मुस्कान के साथ बोला, कर्मा के लिए यह वास्तव में सौभाग्य की बात है कि वो इस युवती के दर्शन कर सका। प्रिया ने हल्के से सिर हिलाया। उससे अधिक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसे पता नहीं क्यों, लेकिन उसे ऐसा महसूस हुआ कि भले ही कर्मा उसके सामने बिल्कुल शालीनता से पेश आ रहा था, फिर भी वो उसके प्रति कुछ सतर्कता महसूस कर रही थी। अर्जुन बस एक तरफ खड़े होकर व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ देख रहा था। युवती, कुछ दिन पहले जो पिल तुमने बनाई थी, उसका परिष्करण। परमजीत ने उत्सुकता से प्रिया की ओर देखा, जानना चाहता था कि वो सफल हुई या नहीं। तारिक भी पूरी तरह उसका जवाब सुनने पर केंद्रित था। प्रिया ने हल्का सा भौहें सिकोड़कर अर्जुन की ओर मार्गदर्शन के लिए देखा। वो अपने परिश्रम के परिणाम को यहां सबके सामने दिखाना नहीं चाहती थी। उन्हें दिखा दो, हम पैलेस में प्रवेश कर पाएंगे या नहीं, ये उसी पिल पर निर्भर करता है। अर्जुन ने उसके कान के पास धीमे से कहा। उसके इस स्नेहपूर्ण व्यवहार से सिस्टर का नाजुक शरीर हल्का सा कांप उठा और उसके कोमल कान हल्के गुलाबी हो गए। हालांकि जब अर्जुन ने ऐसा कहा तो उसने अब इसे छिपाने की कोशिश नहीं की। उसने अपना छोटा हाथ उठाया और अपनी हथेली में एक जेड की बोतल प्रकट कर ली। अर्जुन ने वो जेड की बोतल उठाई, उसे देखे बिना ही सीधे तारिक की ओर फेंक दिया। पिल इसके अंदर है, कृपया खुद देख लीजिए सीनियर। तारिक का चेहरा गंभीर हो गया। उसने सावधानी से जेड की बोतल को पकड़ा, धीरे से उसे खोला और अंदर की पिल को बाहर निकाला। जैसे ही वो पिल सामने आई, तारिक खुद को रोक नहीं पाया और चौंक कर